जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। शुक्रवार यानी 2 दिन बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। 1 जुलाई 2022 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। देश में बढ़ती महंगाई, महंगी हो रही EMI के मद्देनजर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी करने वाली है। पहले माना जा रहा था कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हाल ही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का जो डाटा आया है, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब अगर आपको कभी अचानक यात्रा करना पड़ जाए और आपके पास टिकट नहीं है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प था, लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं। ऐसे में आज आपको रेलवे का एक खास नियम बताएंगे, जिससे आपको रेलवे के बिना टिकट भी यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को स्थिति साफ करते हुए ऐलान किया है कि बैन को 1 जुलाई से लागू होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने उद्योगपतियों और आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है और वह इसमें सभी से एक सहयोग की उम्मीद करती है। इसे 1 जुलाई से लागू किया जा रहा। दरअसल उनसे कुछ उद्योगपतियों ने और समय देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि वे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 तक 19 चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी कर गई थी। आल्ट न्यूज के को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि जुबैर के अकाउंट में पिछले 3 महीने में 50 लाख से ज्यादा रुपया है। पुलिस इस ट्रांजैक्शन की जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि जांच में ये पता चल जाएगा कि पिछले महीने में जुबैर किस किस UPI ID से पैसे डाले गए, उनका क्या बैकग्राउंड है। वहीं ओवैसी ने इस पर कहा है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस के द्वारा जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने गिरफ्तारी को बेहद निंदनीय बताया। ओवैसी ने ट्वीट किया है कि उनके बिना किसी नोटिस की और अज्ञात प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया, नियत प्रक्रिया का पुनः उल्लंघन हुआ है। वहीं आपको बता दें कि उल्लंघन में ये भी लिखा है कि दिल्ली पुलिस मुस्लिम विरोधी नरसंहार के नारों के बारे में कुछ नहीं करती, लेकिन अभद्र भाषा की रिपोर्ट करने और गलत सूचना का मुकाबला करने के अपराध के खिलाफ तेजी से कार्य करती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की। TRS के सोशल मीडिया संयोजक कृष्ण मन्ने ने गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। भारत में मंगलवार को कोविड-19 के 11,793 नए मामले दर्ज किए गए और फिर 27 मौतें हो जाने की रिपोर्ट दी गई। यह संख्या सोमवार को बीते 24 घंटे के दौरान दर्ज हुए 17,073 मामले से कम है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 27 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,047 हो गई। वहीं महामारी से 9,486 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोविड-19 के उबरने वाले मरीजों की संख्या 4,27,97,092 हो गई है। नतीजतन रिकवरी रेट 98.57% रहा। पंजाब में अग्निपथ स्कीम का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार की योजना के विरुद्ध सर्वदल प्रस्ताव लाने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा के मौजूदा सत्र में इस बारे में वादा किया। इस रिजर्वेशन की मांग कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने की। वहीं भाजपा विधायक अश्विनी शर्मा ने इसका विरोध किया। भाजपा विधायक शर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। गौरतलब है कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों को भर्ती किए जाने की योजना है। इसके विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसको लेकर बिहार समेत कई राज्यों में ट्रेन में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई। जनहित याचिका में मांग की गई है कि तीनों नेताओं के खिलाफ अराजकता और सरकारी काम को रोकने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। यह अर्जी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने अर्जी में मांग की है कि अदालत ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए।
राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को 100% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त से सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण देने की मांग उठ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के हिसाब से ठीक नहीं है। सीएम ने कहा है कि परीक्षण करवा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर तो राजस्थान पहला राज्य होगा जो हमारे यहाँ के बच्चों को पूरा आरक्षण मिलेगा। हमारे बच्चों को ही नौकरियां लगनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 1-2 राज्य ने फैसला किया है, उसमें दिखावा कर रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लंबे समय से सरकार और प्राइवेट नौकरियों में राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के निधन पर व्यक्तिगत रूप से शोक जताने के लिए मंगलवार को संक्षिप्त यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। यूएई के पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने पीएम मोदी को गले लगाया। पीएम मोदी का यूएई में दिल खोलकर स्वागत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर यूएई ने आपत्ति जताई थी। डॉलर के मुकाबले रुपये में मंगलवार को ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिले। निवेशकों द्वारा जबरदस्त बिकवाली के चलते $1 के मुकाबले बिकवाली रुपये पहली बार 49 पैसे की गिरावट के साथ 78.85 रुपये तक जा पहुंचा है। करेंसी बाजार में आज ट्रेड के खत्म होने पर $1 के मुकाबले 78.77 रुपये पर बंद हुआ है। डॉलर के आगे रुपया पस्त इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे गिरकर 78.51 पर खुला, लेकिन निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते 78.85 रुपये तक जा लुढ़का। सोचिए कि आज को देश में पेट्रोल के दाम अचानक 20 रुपये घट जाए। 96 रुपये में मिल रहा पेट्रोल आपको 76 रुपये में मिलने लगे। चौंकिए नहीं, ये उस स्थिति में संभव है जब पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में लाया जाए। देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च संस्था यानी जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक मंगलवार 28 जून से चंडीगढ़ में शुरू हुई है। इस 2 दिवसीय बैठक में काउंसिल जीएसटी के दरों में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है। और आपको बता दें कि काउंसिल में सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल को लेकर है। कीमतों को लेकर त्राही कर रही आम जनता से लेकर अर्थशास्त्री तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में जहां पेट्रोल इस समय जनता 36.61 रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट भर रही है, वह घटकर 16 रुपये पर आ सकती है। महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते से राजनीतिक घमासान जारी। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को बागी विधायकों के नाम ओपन लेटर जारी किया है। इसमें विधायकों ने बागी विधायकों से भावुक अपील की है। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने कहा, मैं उद्धव जी के ट्वीट देखा है, इस परिवार से मेरा संभावना जुड़ी है। सरकार आएगी और जाएगी लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे सीएम उद्धव ठाकरे पर बहुत गर्व है। आज बाला साहेब की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने विधायकों से एक संवेदनशील अपील की है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर परिवार से कोई चला गया तो वो पूरे परिवार को उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 जून को पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने की फिर से स्थितियां अच्छी बनती दिखाई दे रही। फिलहाल कई राज्यों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, लिहाजा उमस ने हाल बेहाल कर दिया है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि आजकल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल बन रही हैं। पीएम आवास योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को फ्री में मकान दिया जाता है। इसके लिए किस्तों में रकम दी जाती है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत वर्ष 2024 तक सभी को आवास प्रदान करने का उद्देश्य है। जानकारी के अनुसार 2.95 करोड़ PMY ग्रामीण के तहत घरों को पूरा किया जाएगा। वहीं 21 फरवरी 2022 तक कुल 1.73 करोड़ घरों में पूरा किया जा सकता है। PMYG के तहत चयन 2011 के आंकड़ों के अनुसार आवास न होने की स्थिति में किया जाता है। इसके लाभार्थियों की सूची के ग्राम सभा द्वारा मान्य किया जाता है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का रंग धीरे धीरे गहराने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ अपनों के गरीब हितैषी बताने में लगे हैं। नगरीय निकाय चुनाव अगले माह जुलाई में 2 चरणों में होने वाले हैं और इन चुनाव की जीत और हार दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में 16 नगर निगम है और सभी स्थानों पर महापौर बीजेपी के थे। इस बार बीजेपी पुराने नतीजों को दोहराना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस कुछ स्थानों पर बढ़त बनाने की कोशिश में है। दोनों ही दल एक दूसरे को गरीब, किसान और आमजन का विरोध बता रहे हैं। वहीं दुख खुद को सबसे बड़ा हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के साथ राजस्थान में सड़कों की डेवलपमेंट का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा की है। घोषणा के अनुसार राजस्थान में आने वाले समय में 25 नए बाईपास बनाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ की लागत आएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में अलग अलग नेशनल हाईवे पर ये बाईपास बनाए जाएंगे।
असम में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश में बाढ़ के कारण करीब 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जबकि इस त्रासदी की वजह से मरने वालों की संख्या 134 हो गई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ के दृश्य को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री मंगलवार को कलादिया नदी के उफान से होने वाली मौजूदा स्थिति और नुकसान को समझने के लिए बजली जिले का दौरा किया। भवानीपुर बिजली में चारा पलारा नयपारा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने जायजा लिया। आकाश अंबानी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन होंगे। कंपनी ने कहा है कि उसने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। आकाश अंबानी ने साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए, तो वहीं मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद पर इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि 27 जून को रिलायंस जियो के बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें 27 जून से मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा पर मुहर लगी है। तो इस बैठक में आकाश अंबानी को कंपनी के चेयरमैन बनाने पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।